तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? एमसीजी। टॉपिक का नाम क्या है? एमसीजी। एमसीजी का फुल फॉर्म बोले तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। या तो इसको एमसीजी बोलते हैं या फिर क्या बोल दो इसको, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है क्या है? सबसे पहली बात देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये पिछले वाला जो टॉपिक आपने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, याद आ रहा है? टॉर्क। टॉर्क के अंदर क्या हो रहा था, देखा था आप लोगों ने? जब हमने एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो उसके दोनों पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगे थे, और जिसके कारण जो कॉइल है वो क्या करना स्टार्ट कर दिया था बेटा? रोटेट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो उसी को एप्लीकेशन मान के, उसी को बेस मान के हम अगला टॉपिक, इसी से एक डिवाइस बनती है और उस डिवाइस का नाम क्या है बेटा? एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जो भी आपके वोल्ट मीटर वगैरह बनते हैं ना, या एमीटर वगैरह बनते हैं, वो सारे इसी की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है। होता क्या है, ये एक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में जा रहा हो, छोटा से छोटा स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जा रहा हो, तो उसका यूज़, इसी का यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए। आप लोग अगर लैब में गए होंगे, फिजिक्स के लैब में, तो उसके अंदर आपको डिवाइस मिलती होंगी, ठीक है। माइक्रो एमीटर मिलता होगा, मिली एमीटर मिलता होगा, वोल्ट मीटर मिलता होगा, ठीक है। वैसी एक और डिवाइस मिलती है, अगर मांगोगे ना तो वो दे देंगे आपको, गैल्वेनोमीटर मिलता है। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना बेटा, ये केवल और केवल छोटे करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कितने, कौन से करंट के? छोटे, बहुत जो स्मॉल अमाउंट में करंट बनते हैं ना, उनको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा? गैल्वेनोमीटर का। अब देखो, ये हो गया टॉपिक की स्टार्ट डिवाइस का। क्या है? डिवाइस, ठीक है। ध्यान रखना, डिवाइस आपके सिलेबस में बहुत ज़रूरी है, ध्यान दो। डिवाइस के हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं। बता देता हूँ डिवाइस कौन कौन सी है। आपके सिलेबस में सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, पढ़ा था? वो एक डिवाइस है, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हो क्या आप अगले चैप्टर के अंदर, वो क्या आपका? एमसीजी। बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के, या तो ये या इसका एप्लीकेशन है। तीसरा आप लोग पढ़ोगे एसी जनरेटर, जो छठे चैप्टर में है, ईएमआई के अंदर। सातवां पढ़ोगे आप लोग ट्रांसफार्मर, ये भी एक डिवाइस है, जो उसके अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये सारे जितने भी है ना डिवाइस, इन डिवाइसेस से क्वेश्चन बहुत बनता है आपके पेपर में। हाँ, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज भी एक डिवाइस की तरह ही काम करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम करता है, ठीक है। चलो, तो डिवाइस है ये, डिवाइस के सवाल बहुत आते हैं, याद रखना पेपर में, ठीक है। तो जब भी डिवाइस आए ना, तो डिवाइस के लिए 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। कितनी चीज़ें? 5। जिसके अंदर सबसे पहला होता है कि ये होता है क्या है, वो लिख दिया आप लोगों ने, इसके बारे में इंट्रोडक्शन। दूसरा होता है इसका प्रिंसिपल क्या है। तीसरा होता है इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट वो मैंने एक अलग एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे आया हुआ, बाकी नहीं आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद जो अगला टॉपिक बनता है इसका, वो बनता है बेटा इसका डायग्राम। क्या बनता है बेटा? इसका डायग्राम, ठीक है। ध्यान रखना, डायग्राम, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल क्या है, किसके ऊपर ये चलता है, इसका बेस क्या है। तो इसका जो बेसिक हिस्सा है, या जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, कि जब किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को हम कहाँ रखते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कहाँ रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क। क्या लगता है उसके ऊपर? टॉर्क। और टॉर्क लगते ही वो जो कॉइल है वो सेम तो रहेगी नहीं, क्या करना स्टार्ट कर देगी? रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। क्या करना स्टार्ट कर देगी? रोटेट। तो यही है, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क व्हिच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल, व्हिच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल, व्हिच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप लोग, जितना मैंने लिखवा रखा है ये भी ठीक है, व्हिच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल, ठीक है, विच टेंस टू रोटेट द कॉइल, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, आज मैं पीडीएफ को ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को हम कहाँ पे रखते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। पिछला वाला टॉपिक यही है, देखो एक बार पिछला वाला टॉपिक, जब एक करंट कैरिंग कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो क्या करना क्या क्या करना स्टार्ट कर दिया इसने? रोटेट। और रोटेट क्यों किया था? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा था बेटा? टॉर्क। क्या लगा था बेटा? टॉर्क। तो यही कहानी है इसकी भी, कि जब किसी एक करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है बेटा? टॉर्क लगता है, जिसके कारण ये क्या करना स्टार्ट कर देता है बेटा? रोटेशन। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। किसकी बात करते हैं? इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मेन पार्ट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को मैं बता रहा हूँ डायग्राम के थ्रू, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनो। तो इसके अंदर होता है क्या, देखो बोर्ड पे ध्यान दो, सबसे पहली चीज़ों को अब बनाना सीखना। देखो कैसे बनाते हैं, देखो
जब भी हम बनाते हैं गैल्वेनोमीटर तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, 2 परमानेंट मैग्नेट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, 2 परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। एक परमानेंट मैग्नेट ले लो, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, एक परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। एक तरफ इधर बनाया आपने मैग्नेट, दूसरी तरफ आप इधर को बना लो मैग्नेट, ये बन गया आपका दूसरा हिस्सा, ये क्या हो गया आपका मैग्नेट, ठीक है। ये क्या है आपके पास, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। यहाँ तक की बात है। उसके बाद क्या होता है कि इस परमानेंट मैग्नेट के अंदर, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट होगा तो वैसी बात है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल होगा, तो इसको मान लेते हैं नॉर्थ पोल और ये क्या हो जाएगा आपका साउथ पोल। यहाँ तक की बात है, कोई दिक्कत क्या, नॉर्थ पोल और ये क्या हो गया आपके पास साउथ पोल, कोई दिक्कत यहाँ तक क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर रखते हैं हम एक कोयल को, क्या रखते हैं बेटा, कोयल, क्या रखते हैं, कोयल, ठीक है। इसके अंदर प्लेस किया जाता है बेटा एक कोयल, इस तरीके से मान लो ये क्या हो गया आपके पास कोयल बन गया यहाँ पे, ठीक है। इस कोयल को ना यहाँ पे सेंटर पे किसी चीज़ से हम क्या करते हैं, पाइवट कर देते हैं। पाइवट करने का मतलब जानते हो ना, पाइवट करने का मतलब होता है हम इसे क्या कर देते हैं, फिक्स, क्या कर देते हैं बेटा, फिक्स, क्योंकि रोटेट करवाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक जगह फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे इसको फिक्स करते हैं तो फिक्स करने के बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे बनाते हैं रीडिंग, क्या बनाते हैं यहाँ पे, रीडिंग। रीडिंग के लिए हम पता है क्या बनाते हैं, इस तरीके का आप लोगों ने देखा होगा, ये होता है रीडिंग वाला, ठीक है। ये क्या होता है आपका रीडिंग का पूरा कहाँ से कहाँ तक आप रीडिंग लिखी रहती है, ठीक है। ये रीडिंग वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। बड़े ध्यान समझना सारी चीज़ों को। उसके बाद क्या होता है, इसको बोलते हैं रीडिंग स्केल, क्या बोलते हैं इसको, रीडिंग स्केल, ध्यान समझना। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। उसके बाद देखो वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड पे ध्यान दो, इस रीडिंग स्केल के ऊपर इसकी वैल्यू भी लिखी रहती है, ऑब्वियस सी बात है, ये 0 होगा, 1 2 3 4 इस तरीके का लिखा रहता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। वैसे इधर भी होगा 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आप सुई देखते होगे, देखते हो सुई, वो जो सुई होती है ना बेटा, वो यहाँ पे पाइवेटेड होती है। इस सुई का एक नाम होता है बेटा, इस सुई का एक नाम होता है, इस सुई को बोलते हैं बेटा पॉइंटर, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंटर, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंटर। पॉइंट करने का काम करता है, जैसे सर्किट के अंदर करंट जाएगा ना तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, ये 1 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर करंट है, ठीक है। उसको पॉइंट करने के लिए कि कितना करंट है सर्किट के अंदर, हम यूज़ करते हैं किसको, पॉइंटर को। यहाँ तक की बात समझ में आई। दूसरी चीज़ इसके ऊपर क्या लगी रहती है, देखो इधर, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सॉफ्ट टर्न कोर के मटेरियल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, सॉफ्ट टर्न कोर के मटेरियल। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉफ्ट टर्न कोर के मटेरियल लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सॉफ्ट टर्न कोर मटेरियल, सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल, जानते हो मैग्नेट के लिए अच्छा होता है सॉफ्ट टर्न कोर मटेरियल। कहाँ चले गए, बैग कैसे आएगा, बैग करो, सारी मेहनत चली जाएगी भाई। अरे यार चलो, तुम लोग को आता नहीं है कुछ, चलो इधर देखो आप, ध्यान समझो, हाँ, आकर का मुझे ही करना पड़ा, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ तक की बात है, इसे सॉफ्ट टर्न कोर मटेरियल, जो सॉफ्ट टर्न कोर मटेरियल होता है ना बेटा, उसका यूज़ किया जाता है मैग्नेट को बनाने के लिए। क्यों वर्क किया जाता है पता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से उसको बहुत ही तगड़ा मोहब्बत है, जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी वो तुरंत उसकी तरफ खिंचा हुआ चला आता है, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है, ठीक है। और चीज़ देखो, अब इधर देखो, इधर बोर्ड पे, अब ये देखो, मान लो करंट गया, करंट को जाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 2 वायर निकाल देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, 2 वायर निकाल के एक तरफ क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और एक तरफ क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। फिर लगाने के बाद क्या होता है कि जैसे ही करंट गया तो करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन कर जाएगा, डिफ्लेक्शन करने का मतलब क्या है, ये अपनी पोजीशन को क्या कर देगा, चेंज। यहाँ से मान लो करंट गया तो यहाँ से ये कहाँ को शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, तो यही जब करंट नहीं जाएगा तो ये फिर तो उल्टा आ जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं आता, ऐसे ही आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा क्या। इसका काम था केवल और केवल जब करंट जाए तो यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करके चला गया ये, अब इसको वापस कौन लेके आएगा भाई, इसको वापस लाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। अब करंट चला गया सर्किट के अंदर, उसने बता दिया भैया करंट मिल गया 2 एम्पियर, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, वैसे 2 माइक्रो एम्पियर है, मिली एम्पियर की बात होती है यहाँ पे, 2 मिली एम्पियर मान लो करंट चला गया, जाने के बाद रुक गया यहाँ पे, तो
फिर क्या होता है बेटा, इसके अंदर हम एक और डिवाइस लगाते हैं और वो जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं बेटा स्प्रिंग। इसके अंदर क्या लगाते हैं बेटा, स्प्रिंग। क्या लगाते हैं बेटा, स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का काम पता है क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का काम होता है, स्प्रिंग का एक ही काम होता है क्या, रिस्टोर करना। क्या करना, रिस्टोर करना। और रिस्टोर करने के लिए पता है क्या लगाता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया जाता है कि अगर मान लो यहाँ पे चला गया तो उसको ओरिजिनल मीन पोजीशन पर लाने के लिए कौन काम करेगा बेटा, स्प्रिंग करता है। यहाँ तक ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो वही लिखवा रखा मैंने, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स विच आर free to rotate about a fixed axis in a uniform radial field. It also consists of soft iron core material which makes the magnetic field radial. मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बनाए, रेडियल। रेडियल का मतलब क्या भी बताता हूँ। एंड ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल का। अब एक यहाँ पे बार बार टर्म आ रहा है, देखो इधर क्या क्या टर्म आ रहा है कि यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देखो, देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दो, फोकस करो बोर्ड पे, कहानी क्या है इसकी। अब इसके अंदर रख दिया, इसके अंदर दो वायर से एक तरफ मैंने क्या जोड़ दिया, प्लस, और एक तरफ क्या जोड़ दिया मैंने, माइनस। करंट जाएगा, जैसे ही करंट जाएगा तो क्या होगा, कॉइल रोटेट करेगा। कॉइल क्या कर जाएगा, रोटेट। रोटेट का मार करके मान लो यहाँ पे चला गया, ठीक है। फिर जब करंट नहीं रहेगा तो कॉइल को उसके ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए कौन काम करना स्टार्ट कर देगा, स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या लगाएगा इसके ऊपर, रिस्टोरिंग। बात खत्म हो गई। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे जो फील्ड है वो कैसी बनेगी, तो ये नॉर्थ पोल है। हमेशा याद रखना, नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, निकलती है। नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है बेटा, निकलती है। तो यहाँ से मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकल गई इस डायरेक्शन में। अच्छा ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसे दिखाई दे रहा है आपको, एज ए सर्कुलर दिखाई दे रहा है। अगर मैं पूरा का पूरा बनाऊंगा तो कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब रेडियल। सर्कल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, उसका रेडियस। और रेडियस के जैसा अगर कोई चीज़ दिखाएगा देगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सेम टू सेम। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड खींच चला जाएगा, नहीं तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड किधर को जा सकते थे, इस तरीके से भी तो जा सकते थे। लेकिन जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है सॉफ्ट टर्न क्या और क्या करेगा, इधर को बाहर नहीं जाने देगा, सबको अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से ट्रैवल करेगी, इस तरीके से, इस तरीके से ट्रैवल करेंगे। दूसरी चीज़, फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किधर को जाएंगे, इधर की तरफ, है ना बेटा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है कैसी, रेडियल है। तो ये जो सर्कुलर शेप आपको दिखाई देगा पूरा का पूरा यहाँ पे अगर देखो, ठीक है। तो इसके दो काम होते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के। पहला क्या, यहाँ पे लगाया जाता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं थोड़े से, ठीक है, दिख रहे होंगे आपको सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स ही, ठीक है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स आर यूज्ड टू जनरेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेट यूज़ किया जाता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट यूज़ किया जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। सो दैट, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट तो पता है ना बेटा क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, याद है, प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर, जो भी एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर ही तो होता है। तो सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड, और जो प्लेन है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। आप बोलोगे सर ऑलवेज परपेंडिकुलर होने से फ़ायदा क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होने से ये फ़ायदा है कि उस कॉइल के ऊपर लगेगा मैक्सिमम टॉर्क। उस कॉइल के ऊपर क्या लगेगा बेटा, मैक्सिमम टॉर्क। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो टॉर्क उसके ऊपर क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या। तो सबसे पहली बात यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहली बात ये बहुत जरूरी है, पेपर में सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया, इसके लिए सेपरेट लिखवाया मैंने कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम है कि जो आपका प्लेन है और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, ये मान लो इस तरीके का प्लेन रहेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही है, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, दूसरे के परपेंडिकुलर। हमेशा क्या रहेंगे, दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे कि ये मान लो प्लेन हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को रहेगी, इसके प्लेन इधर हो गया, प्लेन का नॉर्मल इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, इधर। ये समझ में आया क्या, कि मैक्सिमम उसके ऊपर क्या लगाया जा सके बेटा, मैक्सिमम उसके ऊपर क्या लगाया जा सके, टॉर्क। क्या लगाया जा सके, टॉर्क, ठीक है। खत्म हो गया, ये है डिवाइस। अब इसकी थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा, इसकी थ्योरी। अब देखो थ्योरी को लिखना स्टार्ट करते हैं। थ्योरी क्या है, ये हो गया भैया इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था। किसी को और पूछना हो तो पूछ लो सवाल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
हमेशा पैरेलल होती है। कहाँ पढ़ा है? कट थोड़ी ना कर रही हैं। ओ भाई जो तू कह रहा है ना वो अलग चीज़ है। वो कहानी है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट क्यों होगी? उसी के हिसाब से जाएंगे, जिस तरीके से एंटर करेंगे उस तरीके से यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि रेडियल हो रही है तो ये जाकर उसको काट रही है, ऐसा थोड़ी ना बन रहा है। काट नहीं रही भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जाएंगी, इधर से एंटर कर रही, इधर से निकल रही, इधर से एंटर कर रही, इधर से निकल रही, इधर से एंटर कर रही, इधर से निकल रही, इधर से एंटर, इधर से निकल रही है, सीधी चल रही है। लेकिन उन्होंने शेप कैसे ले लिया है? एज अ सर्कल। कैसा शेप ले लिया है? सर्कल। और किसी को डाउट? प्लेन की आप कोई सा भी ले सकते हो, रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, सेम आएगा। एक्चुअल में इसका जो डायग्राम है एक्चुअल डायग्राम नहीं है, अंदर का कंस्ट्रक्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका, मैं भेज दूंगा वैसे। लेकिन आपको पेपर के अंदर कौन सा बनाना है? जो सिंपल डायग्राम। आपको कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बनाना, बैठ जाओगे सिलेंड्रिकल मैग्नेट बना रहे हो, ठीक है, तो वो सारा नहीं बनाना है। ये एक सोफिस्टिकेटेड एक सिंपल डायग्राम है, इसी को यूज़ करना है पेपर के लिए, ठीक है बेटा। तो ये कहानी समझ में आई क्या? मेन बातें को अब एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब इसकी थ्योरी की। किसकी बात कर लेते हैं? इसकी थ्योरी की। बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, हम किसकी बात कर लेते हैं? इसकी थ्योरी की। देखो तो सबसे पहले थ्योरी क्या है? थ्योरी है, थ्योरी एक ये सिंपल था क्या, पहला वाला पॉइंट, पहला पॉइंट बना लेता हूँ उसे, क्या? व्हेन करंट कैरिंग कॉइल, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल, क्या करें? कॉइल प्लेस्ड इन किसके अंदर बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या एक्सपीरियंस करता है? इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क which tends to rotate the coil, ठीक है, which tends to rotate the coil। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है? since the angle between magnetic field is perpendicular to the plane of coil। हाँ भाई, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये काम था क्या, कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन को कैसे बना के रखना है? परपेंडिकुलर बना के रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। जैसे ही कॉइल के परपेंडिकुलर होगा तो एंगल क्या होगा? हेयर थीटा इज 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क आएगा। थीटा 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क। सो टॉर्क कितना लगेगा इसके ऊपर? सो टॉर्क कितना होगा बताना। सो मैग्नेटिक टॉर्क कितना होगा? हाँ भाई, मैग्नेटिक टॉर्क बताओ कितना होगा? तो मैग्नेटिक टॉर्क बोलोगे सर इसका फॉर्मूला आएगा NIAB साइन थीटा। किसी को दिक्कत क्या? मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? NIAB साइन थीटा, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है, मैनी टर्न्स है, तो क्या हो जाएगा? NIAB साइन थीटा। फॉर मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक टॉर्क, फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक टॉर्क कितना होगा इसकी वैल्यू बताना एक बार। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। तो टॉर्क मैक्सिमम रहेगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? NIAB साइन 90। यानी कि जो आपके पास टॉर्क मैक्सिमम लगेगा उस कॉइल के ऊपर वो कितना होगा बेटा? NIAB। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत? ठीक है। सो हुआ क्या? हुआ ये कि ड्यू टू दिस टॉर्क coil start rotating। कोयल ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? कोयल रोटेट करके चली गई। ऑल्सो अब रोटेट करने के बाद क्या होगा? अब मान लो सर्किट के अंदर करंट ना रहो तो उसको कहाँ पे लेके आना है? उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। अब अपने आप तो आ नहीं जाएगा। टॉर्क का काम केवल इतना ही था, उस करंट की वैल्यू को बताना। और करंट की वैल्यू को बताने के लिए किसका यूज़ किया हमने? मैग्नेटिक टॉर्क का।
तुरंत ही जैसे ही उसके अंदर करंट गया उसके अकॉर्डिंग क्या कर गया, वो डिफ्लेक्ट कर गया उतने एंगल पे, यही होगा ना, डिफ्लेक्ट कर गया। तो उसको ओरिजिनल पोजीशन पे भी तो लेके आना, तो कौन लेके आएगा, कौन लेके आएगा, स्प्रिंग। नाउ नाउ स्प्रिंग विल अप्लाई क्या, ये भगवान कैसी बातें कर रहे हो, कोयल इससे ही बंधा है ना, तो अगर कोयल रोटेट होगी तो निडल भी तो रोटेट होगी ना, साथ ही में होगा ना। अगर मैं ये कोयल रोटेट कर रहा हूँ, इस कोयल का रोटेट करने का मतलब क्या है, निडल को इसलिए इसके चिपका रखा है क्योंकि यही रोटेट करेगा। जैसे कोयल रोटेट करेगी वैसे तो निडल भी करंट बताएगा ना, उसी की तो वैल्यू को बताएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत किसी को। अब बोर्ड पे ध्यान दो। नाउ स्प्रिंग विल अप्लाई कौन सा, री स्टोरिंग टॉर्क सो दैट क्या, पॉइंटर कम्स टू कहाँ पे, मीन पोजीशन। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में। अच्छा ये बताओ, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर, पढ़ाया था, मैं नहीं पढ़ाया था। हाँ हाँ, क्या था स्प्रिंग फोर्स बताओ, कि भैया जितना ज़्यादा खिंचाव रहेगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग को क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। कम खिंचाव तो फोर्स भी कम, यही था ना, कम फोर्स तो खिंचाव भी कम। सेम टू सेम अगर मान लो कि निडल यहाँ पे थी, निडल यहाँ पे थी, जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, जैसे मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स, तो निडल क्या हो गई, यहाँ से यहाँ को चली गई। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, डिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्लेक्शन। इसका नाम दिया जाता है बेटा डिफ्लेक्शन, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, फाई। अपने पोजीशन से कुछ एंगल चली है ना, कुछ एंगल कवर किया, कुछ डिवीजन कवर किया, यहाँ डिवीजन होता है ना, लिखा होता है आप लोगों ने देखा होगा, कुछ डिवीजन को कवर किया। ये जो डिवीजन होता है ना बेटा, इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्लेक्शन। यानी कि ये जो टॉर्क होगा, जो टॉर्क लगेगा, जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, कौन लगाएगा, स्प्रिंग। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, किसके होगा, किसके होगा, डिफ्लेक्शन। ये समझ में आएगा डिफ्लेक्शन क्यों बोला मैंने, क्योंकि जितना ज़्यादा वो उससे दूर जाएगा उतना उसको वापस लगाने के लिए उतना ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। यानी जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा ना। तो रिस्टोरिंग टॉर्क ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। अब जैसे ही यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो अपने पास क्या बचेगा बेटा, अपने पास आता है एक नया टर्म दैट इज कॉल्ड के फाई। यहाँ जो के आया है ना टर्म, इस के को बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम क्या होता है बेटा, टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या नाम होता है इसका, टॉर्सनल कांस्टेंट। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो अपने पास रिस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल आ गया बेटा, के फाई के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया बेटा, के फाई। यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत, रिस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल आ गया बेटा, के फाई के। लगा सकते हो आप, डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, वैसे मैग्नीट्यूड से इसका कुछ लेना देना नहीं है, माइनस तो केवल डायरेक्शन बताएगा और कुछ नहीं। नेगेटिव क्या करेगा, डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात है। अच्छा ये बताओ, जितना टॉर्क इसने लगाया उसी को वो ये क्या कर रहा है, वापस लेके जा रहा है। इसका काम क्या था, वहाँ तक पहुँचाना, फिर इसका काम क्या है, इसको दोबारा उसी पोजीशन पर लेके जाना। तो जितना काम उसने किया उतना काम इसने भी किया, जितना टॉर्क इसने लगाया उतना रिस्टोरिंग टॉर्क ये भी लगाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूंगा एट द बैलेंस कंडीशन, किसकी बात करूंगा मैं, एट द बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन पे क्या होगा बताना, एट द बैलेंस कंडीशन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर जो टॉर्क लगाया है मैक्सिमम वाला वो किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर टॉर्क किसके इक्वल होगा, रिस्टोरिंग के। नहीं आया समझ, ठीक है, बस सवाल खत्म हो गया। मैक्सिमम वाला टॉर्क कितना है, NIAB, इसकी वैल्यू कितनी है, के फाई। यहाँ तक की बात समझ में, कोई दिक्कत। यहाँ से बस फाई की वैल्यू निकालो, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास बताना, फाई की वैल्यू तो ये आ जाएगा NIAB अपॉन में के। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स ये मिल गए आपको। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा देखो, NAB
बी को अलग रखो, के को अलग रखो, और साथ में आई को मैंने क्या लिख दिया, अलग। ठीक है, तो अपने पास देखो फाइनल फार्मूला क्या बना, तो आप बोलोगे सर फाइनल फार्मूला बना अपने पास एन ए बी अपॉन में के इंटू में क्या बचा अपने पास आई। किसी कोई दिक्कत क्या, यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत क्या, क्लियर है पूरी बातें? ठीक है, अच्छा ये बताओ नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स होंगे, एरिया कोयल का फिक्स होगा जो हमने रख रखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, फिक्स होगा, के क्या होगा, कांस्टेंट, ये उसी मटेरियल के लिए फिक्स होगा। तो केवल एक ही चीज़ बच रही है जो कि चेंज होगी, और वो क्या है बेटा, करंट। और जैसा करंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा उसका, डिफ्लेक्शन। जैसा करंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा उसका, डिफ्लेक्शन। क्या होगा उसका, डिफ्लेक्शन। ये समझ में आया कि नहीं आया, बता पहले। जैसा करंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका, डिफ्लेक्शन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक की बात होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका, डिफ्लेक्शन होगा। यानी कि यहाँ से एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जो डिफ्लेक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट। जितना ज़्यादा करंट रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा उसका, डिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ पे जब मैं ये लिख सकता हूँ तो ये कैसा काम करेगा, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट की तरह काम करता है, इस कांस्टेंट का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं जी आई। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जी आई। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जी आई। ठीक है, इस कांस्टेंट का जैसे ही हटता है ना तो एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं जी। इस इक्वेशन और इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि ये जो टर्म है फाई से फाई, आई टू आई है, जी का काम कौन कर रहा है, जी का काम कौन कर रहा है, एन ए बी अपॉन में के। तो ये जो एन ए बी अपॉन में के है ना बेटा, ये जी के इक्वल है, इसको बोलते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू किसकी है, गैल्वेनोमीटर के लिए तो है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ जाता है बेटा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं बेटा, करंट के। ठीक है, टॉपिक है अगला जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है, सेंसिटिविटी क्या होती है। अगला टॉपिक यही है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। वह टॉपिक का नाम है, तुम्हें मजाक लग रहा था क्या, टॉपिक का नाम है, क्या लिखा हुआ, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। राई का पहाड़ जानते हो क्या होता है, कहावत है, मुहावरे हैं, क्यों बोला जाता है। अब जैसे लड़कियों का है, उनको थोड़ा सा एक बात बोल दो, है पूरा मोहल्ला जान जाएगा। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा कुछ एक्शन करो, उनका रिएक्शन क्या रहेगा, उसका 1000 गुना। इसी को बोलते हैं क्या, सेंसिटिविटी। थोड़ा सा बोल दिए रोना स्टार्ट कर दिया, क्या है ये, सेंसिटिविटी तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सेंसिटिविटी क्या होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर, क्या होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर सेंसिटिविटी, ये बताओ। कि छोटा सा करंट दिया, डिफ्लेक्शन उतना इतना ज़्यादा दे दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। छोटू सा करंट लेकिन डिफ्लेक्शन क्या दे दिया, बहुत ज़्यादा। छोटी सी बात कही, उसका मीनिंग उसने 100 गुना ज़्यादा निकाल लिया। यही तो होता है ना सेंसिटिविटी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर भी वही है, क्या, द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज प्रोड्यूसेस लार्ज डिफ्लेक्शन। छोटू सा करंट दिया, छोटू सा वोल्टेज दिया, लेकिन डिफ्लेक्शन क्या आ गया, बहुत ही बड़ा आ गया। थोड़ा सा तुम्हें बोला, तुमने उसका पहाड़ बना दिया, है ना। तो यही होता है सेंसिटिविटी। क्लियर है यहाँ तक की बात है, हाँ भूलोगे नहीं होपफुली। देखो करंट सेंसिटिविटी अब होती है बेटा दो तरीके की। कितने तरीके की होती है बेटा, दो। कौन कौन सा, एक जो होता है बेटा उसको बोलते हैं बेटा करंट सेंसिटिविटी, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी। जो सेंसिटिविटी होता है वो दो तरीके का होता है, पहला होता है आपका करंट सेंसिटिविटी और दूसरा क्या होता है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब बोलोगे सर करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, छोटू सा करंट दिया, डिफ्लेक्शन दे दिया बहुत सारा। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, छोटू सा वोल्टेज दिया, वोल्टेज दे दिया बहुत ज़्यादा, डिफ्लेक्शन दे दिया बहुत ज़्यादा। तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। कहने का मतलब है, देखो इधर बोर्ड पे बड़ा छोटू सा टॉपिक है, शुरू होते ही खत्म हो गया। तो आई एस का वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होती है देखो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। छोटू सा करंट दिया, डिफ्लेक्शन दे दिया ज़्यादा,
बन गया वोल्ट करंट सेंसिटिविटी। सेम टू सेम अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछेगा तो क्या होगा, छोटू सा वोल्टेज दिया लेकिन डिफ्लेक्शन क्या दे दिया, बहुत ज़्यादा। वोल्टेज थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ज़्यादा, वोल्टेज थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ज़्यादा, करंट थोड़ा सा वोल्टेज सॉरी डिफ्लेक्शन ज़्यादा। इसी को होगा ना, देखो इसको सेंसिटिविटी है, अलग चीज़ है ये, इसका उससे लेना देना नहीं है। ये बेसिक चीज़ है कि छोटा सा पर यूनिट करंट पे कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है, पर यूनिट करंट पे कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है, पर यूनिट वोल्टेज पे कितना क्या दे रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। छोटू सा करंट दिया, डिफ्लेक्शन ज़्यादा दे दिया, ये है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज डिफरेंट, वहाँ से लेन देन नहीं है। अभी तुम लोग ओम्स लॉ को भी गलत बोलोगे यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ी देर रुको, ठीक है। तो यहाँ पे कहानियों को समझो, क्या होगा। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या था बताओ अपने पास, अभी जो पढ़ के आए क्या है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, थोड़ी देर पहले ही तो देखा है। क्या है डिफ्लेक्शन, फाई इक्वल टू एन ए बी के इंटू आई, क्या आ गया, एन ए बी के इंटू आई अपन में क्या हो जाएगा, आई से आई। तो भैया आई एस की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दो फॉर्मूला होता है इसका याद रखना। पहला तो फॉर्मूला ये हो गया इसके पास फाई अपन में आई वाला, दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ से एन ए बी अपन में के। पेपर में यहाँ से सवाल बहुत आता है। मान लो एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है, तो उसकी करंट सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या उसकी करंट सेंसिटिविटी को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, बता सकते हो कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसा एक मटेरियल बनाओ जिसके अंदर करंट सेंसिटिविटी को डिक्रीज करना है, तो कैसे कर सकते हैं डिक्रीज, तो सिंपल सा है। अगर मेरे को आई को डिक्रीज करना है, इसका मतलब इसके सामने वाले सारे पैरामीटर को क्या कर दो, डिक्रीज करो। नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। एरिया क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। ऐसा कोई लो जिसका एरिया क्या हो कम, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस कर दो। और जो ऐसा मटेरियल लो जिसका के की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा, क्योंकि ये बढ़ेगा तभी तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो क्या करो, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, एरिया को बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, और ऐसा मटेरियल लो जिसकी के की वैल्यू क्या हो, समझ में आया। तो ये हो गया टॉपिक खत्म, ये आपका होता है करंट सेंसिटिविटी। समझ में आया, छोटू सा वोल्टेज या छोटू सा करंट, डिफ्लेक्शन ज़्यादा, पर यूनिट डिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है ये देखना है, ठीक है। करंट के देने पे डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है, इसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी देखो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज है तो इसका पहला वाला फॉर्मूला देखो बोर्ड पे, बहुत जरूरी है टॉपिक, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं, न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, फेवरेट है। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या अपने पास, तो आप बोलोगे सर फाई, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है फाई। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बी, वोल्टेज इक्वल टू बी। अब अप्लाई करो यहाँ पे ओम्स लॉ। तो पहला फॉर्मूला तो इसके पास अपने पास क्या बन गया, देखो इधर देखो, इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनने वाले हैं। तो वी एस इक्वल टू क्या बन गया, फाई अपॉन में बी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो गैल्वेनोमीटर है वो भी एक कोयल से ही बना हुआ है, और कोई भी अगर कोयल होती है या कोई भी वायर होता है, उसके अंदर होता है खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस या खुद का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा उसका, खुद का रेजिस्टेंस। क्या होता है उसका, खुद का रेजिस्टेंस। जब मैं उसके खुद के रेजिस्टेंस की बात करूँगा तो इसी को बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को अप्लाई करो। क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होगा आपका आई आर, V इक्वल टू क्या होगा आपका आई आर। अब इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट करो तो देखो क्या आ जाएगा, वी एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, फाई अपॉन में आई आर। अच्छा ये बताओ फाई अपॉन आई को क्या बोल सकते हो, आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो, क्या बोल सकते हो, आई एस। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, आई एस अपॉन में आर। यानी कि याद रखना है यहाँ से, ये सबसे ज़रूरी फॉर्मूला है, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। तो क्या फॉर्मूला बना आपके पास, आई एस अपॉन में आर, ठीक है, याद रखना। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी को डिवाइड कर दो किससे, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल से। किससे डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल से, तब भी आपको मिल जाएगा क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो देखो दो फॉर्मूले बताए मैंने पहले, एक तो फाई अपॉन वी है जो उसका पर्सनल फार्मूला है। अगर मान लो आपको करंट सेंसिटिविटी दे दे फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछे तो क्या आएगा आपके पास फार्मूला, आई एस अपॉन में आर। कोई दिक्कत यहाँ तक की बात हमें। अब इसका एक और फार्मूला बनेगा, देखो इधर बोर्ड पे। तो तीसरा फार्मूला क्या बनेगा, फाई की वैल्यू क्या होती है बताओ फटाफट, अभी पढ़ा था हमने, एन ए बी अपॉन में के इंटू में आई, और नीचे क्या होगा, आई से क्या बच गया अपने पास बताना, एन ए बी अपॉन में के। तो अपने पास एक और फार्मूला बना,
बी एस का वो क्या फॉर्मूला बना वोल्टेज सेंसिटिविटी का, एन ए बी अपन में क्या। फिर यहाँ से भी सेम सवाल पूछेगा, ऐसा एक डिवाइस बताओ जिसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर सके। क्या क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को घटाना पड़ेगा, एरिया को घटाना पड़ेगा, बी को घटाना पड़ेगा, के को बढ़ाना पड़ेगा, आर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो मतलब क्या है, एन को बढ़ाओ, फिर क्या करो, ए को बढ़ाओ, एन को भी बढ़ाओ, फिर ए को भी बढ़ाओ, फिर ए बी को भी बढ़ाओ, के को घटाओ और आर को घटाओ, बढ़ जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत यहाँ तक की बातों में, ठीक है। एक बार इसको नज़र मार लो फटाफट। गैल्वेनोमीटर के साथ, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ कुछ दिक्कतें हैं, जैसे आपके दोस्तों के साथ कभी कभार हो जाता है ना, है नज़रें फेरने लगते हैं, दूर दूर चलने लगते हैं। चल, तो होता क्या है कई दफ़े कि गैल्वेनोमीटर जो है ना वो बड़ा सेंसिटिव है। अभी हम बात करके आए थे, इतना सेंसिटिव है कि थोड़ा सा दिया, नखड़े ज़्यादा हैं उसके, ठीक है, तो थोड़ा सा करंट दो, डिफ्लेक्शन को ज़्यादा ही दे देता है यार। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए। क्या किया गया बेटा, चेंजेस। और चेंजेस करके हमने वहाँ से दो डिवाइस बनाई। उसका एक नाम है, आपका डिवाइस का नाम क्या है, अमीटर, और जो दूसरी डिवाइस है उसका नाम क्या है बेटा, वोल्टमीटर। पता ही होगा आप लोग, अब 12वीं तक आ चुके हैं, पढ़ाई खत्म होने वाली है, ठीक है। अमीटर का काम क्या होता है, करंट को नापना। वोल्टमीटर का क्या नाम होता है, वोल्टेज को नापना, है ना भाई, वोल्टेज का नापना ही काम होता है ना। चल, तो पेपर में पूछता है कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीटर। यानी कि एमीटर बनाना है हमको, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। कमियां समझ में आ गई थी गैल्वेनोमीटर के अंदर, फिर उसको करेक्ट कर रहे हैं, और करेक्ट करके क्या बना रहे हैं हम, एमीटर बना रहे हैं और वोल्टमीटर। याद रखना। हाँ बोल। कमियां ये है कि गैल्वेनोमीटर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, जो गैल्वेनोमीटर है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, स्मॉल अमाउंट के करंट को और वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लार्ज के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो दीज आर द डिफेक्ट्स। अब इनको हम ठीक कर रहे हैं, और ठीक किया हमने, सबसे पहला डिवाइस बनाया क्या, अमीटर बना लेते हैं। तो देखो अमीटर बनाने का तरीका क्या है, इधर देखो बोर्ड पे ध्यान दो, आप समझो, इधर थोड़ा सा खिसके ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। जब भी हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, अमीटर के अंदर, तो कुछ चीज़ें हैं उनको ज़्यादा ध्यान समझो। जैसे कि इसका सर्किट डायग्राम पेपर में कई दफ़े आता है बनाने को, तो मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से। क्या बना रहा हूँ मैं, सर्किट डायग्राम। क्या बना रहा हूँ, सर्किट डायग्राम। इधर देखो बोर्ड पे, पहले देखो इधर बोर्ड पे, ये है अपने पास गैल्वेनोमीटर, ये क्या अपने पास गैल्वेनोमीटर, और ये जो जी है ना बेटा, ये जी होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जी क्या है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ, जी को क्या बोलेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये जी वो नहीं है जो अभी तक हमने यूज़ किया है, ये अलग है, इसको बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आपको अगर ये नहीं लिखना है तो इसकी जगह आप लोग, मैं जो सिंबल यूज़ करवा रहा हूँ इसी को करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये पूरा का पूरा एक गैल्वेनोमीटर है, सर्किट में बना रहा हूँ भाई, ठीक है। अब इस गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में चेंज करना है तो इसके अंदर बस थोड़ा सा चेंज करना होता है। क्या, हम क्या करते हैं, बस एक चीज़ आपको याद रखना, बाई अप्लाइंग या बाई कनेक्टिंग अ शंट। क्या बोलते हैं हम, शंट। शंट होता है क्या है, शंट होता है बेटा एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस। शंट का मतलब होता है स्मॉल रेजिस्टेंस। और इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल। कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल। तो शंट क्या होता है, स्मॉल पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। किसके साथ कनेक्ट करेंगे हम, गैल्वेनोमीटर। तो ये देखो, इधर देखो बोर्ड पे क्या होगा, ये है अपने पास पूरा का पूरा जी, ठीक है। अब इसके साथ पैरेलल में हम क्या करते हैं, कनेक्ट, क्या करते हैं, शंट। क्या करते हैं, शंट। और इस शंट का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर एस से। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर एस, आर एस की मीनिंग है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ शंट। रेजिस्टेंस ऑफ क्या, शंट। जो शंट है उसका क्या है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक की बात है। अब बड़े ध्यान समझना कहानी क्या होगी, ठीक है। अब
इधर से आप बाहर निकाल लोगे, ये पूरा का पूरा जो सेटअप बनाया ना मैंने बॉक्स के अंदर, देखो इधर बोर्ड पे, ये जो पूरा का पूरा सेटअप बनाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे सेटअप का एक नाम पड़ता है, इसी को बोलते हैं बेटा अमीटर। यही होता है आपका अमीटर, ठीक है। जब पूरा कंबाइन हो जाता है ना तो इसी को क्या बोलते हैं हम बेटा अमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ जब रेजिस्टेंस जोड़ दोगे पैरेलल, उस पैरेलल रेजिस्टेंस का क्या नाम है, शंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है कम, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको अमीटर, ठीक है। क्यों जोड़ते हैं सबका कारण अभी है, रुक जाओ थोड़ी देर, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई पहले तो, ठीक है। अब होगा क्या, इसके अंदर ये आप एक तरफ प्लस और एक तरफ क्या निकाल दोगे यहाँ से माइनस, तो यहाँ से क्या है आप पास करवाओगे करंट, ये जो करंट होता है ना बेटा जो आप पास करवाते हो इसको बोलते हैं बेटा रेंज ऑफ एमीटर, रेंज ऑफ एमीटर। हम एक देखो भाई गैल्वेनोमीटर कर क्या रहा था, माइक्रो एम्पियर के करंट को मेजर तो पहले भी कर रहा था, मिली एम्पियर के करंट को तो पहले भी मेजर कर रहा था, अगर एम्पियर के करंट को मेजर करना हो तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ एमीटर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं शंट रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, काम एक ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ एमीटर। रेंज ऑफ एमीटर की जो वैल्यू है ये 0 से लेकर आई तक कुछ भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो इसकी, ठीक है। तो रेंज ऑफ एमीटर हो गया। अच्छा यहाँ से करंट कितना गया बेटा आई, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट जाएगा, तो उसका नाम तो आपको पता ही है, उसको नाम क्या रखेंगे आई जी का मतलब क्या होता है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये मैंने कहाँ पे पढ़ाया था आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज में ही बताया था। तो जब इसके अंदर करंट कितना चला गया आई जी, तो इसके अंदर करंट कितना जाएगा आई माइनस, हाँ ना बोलो, फिर यही करंट इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा, और फिर इस तरीके से करंट यहाँ से क्या होगा आपका आई निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या, आई जी का मतलब क्या है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर लगा दो क्या, सर्किट दिखाई दे रहा है, क्या लगा देंगे अब, बाय अप्लाइंग केवीएल, बाय अप्लाइंग केवीएल। अभी रुक जाओ केवीएल लगाएंगे थोड़ी देर, उससे पहले हम रीजन जान लेते हैं क्यों लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर रीजन समझ लो इसका, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय अप्लाइंग अ पैरेलल शंट रेजिस्टेंस, बिकॉज क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द करंट जब हम पैरेलल लगा देंगे तो देखो इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, तो जो मोस्ट ऑफ द करंट है वो सारा का सारा कहाँ से पास हो जाएगा शंट के थ्रू, क्योंकि शंट क्या होता है छोटा सा रेजिस्टेंस। अच्छा ये बताओ जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 0.5 ओम, शंट रेजिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 0.1 ओम, तो आपको पता है ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस 0.1 ओम से भी क्या आएगा कम आएगा, यानी सर्किट के अंदर ओवरऑल जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बहुत कम। जब बहुत कम रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी तो करंट क्या कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेजर कर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया इसका मतलब करंट को ज़्यादा से ज़्यादा मेजर कर सकता है। यही कहानी मैंने लिखवाई है क्या, पैरेलल शंट रेजिस्टेंस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द करंट पासिस थ्रू द शंट, सो इट इज़ यूज टू रिड्यूस इट्स रेजिस्टेंस, क्या कर दिया उसका रेजिस्टेंस रिड्यूस कर दिया। अब बोलोगे सर ये कैसे पता, रहे यार 1/2 प्लस 1/3 कर लो, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम से कम ही आएगी, ओवरऑल करके देख लेना कितना आएगा आपके पास 2 × 3। अब ये बच्चों वाले सवाल कितना आ जाएगा बताओ, इसका 1 ओम आ रहा है, 1 ओम आ रहा है ना, छोटे वाले से भी कम आ रहा है, ऐसे ही होता है रेजिस्टेंस। जब किसी चीज़ को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस मिलता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो छोटे वाले से भी क्या मिलता है कम मिलता है। कई दफ़े इसको बता रखा है मैंने, ठीक है, पढ़ाया भी था इसको, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, रिड्यूस कर देगा रेजिस्टेंस को, हैंस शंट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, इसलिए शंट का यूज़ किया जा सकता है किसके लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या रेंज ऑफ एमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर लगा दो केवीएल, केवीएल लगाओगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो, पी क्यू आर एस मान लो, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो, क्या होगा जैसे चलोगे तो क्या मिल जाएगा आपको बताना, आई माइनस आई जी इंटू में क्या आ जाएगा आपका आर एस, यहाँ होगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, जब नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आई जी इंटू में जी इक्वल टू जी। किसी को दिक्कत क्या यहाँ तक की बातों में, बस सवाल खत्म हो गया। यहाँ से 2-3 चीज़ें हैं जो आपको निकालना है, वो की पॉइंट्स को समझना। सबसे पहले निकालना होता है इस आर एस की वैल्यू, तो आर एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इधर आई माइनस आई जी इंटू में क्या आ जाएगा आर एस, ये किसके इक्वल होगा आई जी इंटू में जी, तो आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास आई जी इंटू में जी अपॉन में क्या आ जाएगा आई माइनस आई जी। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस।
जो शंट रेजिस्टेंस आप लोग लगाओगे ना उसी की वैल्यू है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक की बातों में? क्लियर है कि यहाँ तक की बात है? दूसरी चीज़ पूछता है बेटा कितने तक के करंट को मेजर कर सकते हो, ये भी निकाल सकते हो क्या? आराम से निकाल सकते हो। इस आई की वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हो ना, कितने करंट को मेजर कर सकते हो। तो सॉल्व करना है इसी को, बस इसी को जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, देखो इधर आई, पहला चीज़ तो ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, आई आर एस माइनस आई जी इंटू में आर एस इक्वल टू आई जी इंटू में जी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है, सबको एक तरफ कर दो। तो आई क्या हो जाएगा आपके पास, आई जी आर प्लस एस, सॉरी आर प्लस में आर एस प्लस में जी, ये उधर को चला जाएगा ना, तो आर एस यहाँ से क्या बच गया, जी, आई जी दोनों में से क्या ले लिया मैंने, कॉमन, और नीचे में क्या आ जाएगा आपके पास, आर एस। तो ये किसकी हो गई, ये है बेटा रेंज ऑफ एमीटर। क्या है, रेंज ऑफ एमीटर। लास्ट पॉइंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप लोगों को पता है निकालना कैसे आता है, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। जब पैरेलल में होंगे तो इनका आर इफेक्टिव कैसे निकलेगा, 1 में आर इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में आर एस प्लस 1 में जी। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो आर एफ का डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, आर एस इंटू में जी अपॉन में आर एस प्लस में, अरे पैरेलल में है ना तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा दिया, बस बात खत्म। क्लियर हुआ क्या, बस ये 3 चीज़ें यहाँ से निकालनी होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा आई जी की वैल्यू, तो आई जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो आराम से। कोई भी चीज़ पूछे, गैल्वेंटर कांस्टेंट की वैल्यू पूछे, गैल्वेंटर के थ्रू कितना रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें ही पूछता है इसके अंदर, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका जो बचा हुआ है, एक बार देख लो इसको फटाफट। क्लियर है, सीरीज कहाँ पे, नहीं कंडीशन बताया मैंने, कंडीशन क्या है, पैरेलल, ठीक है। यहाँ तक की बात है, यहाँ पे मैंने केवल एक ही चीज़ बताया है, पैरेलल, सीरीज में नहीं। यहाँ तक की बात समझ में, नहीं लेने का कारण भी बताया मैंने, नहीं लेने का कारण भी बताया मैंने, क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इससे रेंज ऑफ एमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं तो हमारा पहले से ही काम कर रहा था, बढ़िया था वो तो। समझ में आया क्या। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन किस में कर रहे हैं बेटा, वोल्टमीटर में। देखो ये उससे सिंपल है, जैसे हमें गैल्वेनोमीटर को किस में, अब गैल्वेनोमीटर तो है, गैल्वेनोमीटर तो पता है ना तुम लोगों को कैसे बनाया था हमने, वही सिंपल तरीका है अपने पास। दिस इज जी, है ना, जी का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वहाँ भी लिखवाया था रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम यहाँ पे, वहाँ पे क्या लगाते थे पैरेलल, यहाँ पे क्या लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस विद गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, सीक्वेंस आता है। अब क्यों लगाते हैं इसका कारण भी समझना। वोल्टमीटर का काम क्या है बताओ, वोल्टेज को नापना। वोल्टेज नापेगा, इसका मतलब करंट क्या होना चाहिए, मिनिमम, बहुत कम। और बहुत कम करंट के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस। क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर क्या है, बाई अप्लाइंग अ हाई रेजिस्टेंस विद गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, सीरीज में लगा दो एक हाई रेजिस्टेंस को। बात समझ में आई क्या, सीरीज में लगा दो एक हाई रेजिस्टेंस को, क्या करेगा वो, सारा का सारा करंट जो भी आएगा उसको खा जाएगा। तो किसकी वैल्यू दे देगा वो, वोल्टेज की, बात खत्म। तो यही कहानी है इसकी। देखो अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय अप्लाइंग अ हाई सीरीज रेजिस्टेंस बिकॉज क्यों, वोल्टमीटर मस्ट ड्रॉ स्मॉल करंट। वोल्टमीटर ऐसा होना चाहिए डिवाइस जो कि ड्रॉ करंट को कैसे ड्रॉ करे, बहुत कम। भाई वोल्टमीटर का काम है वोल्टेज नापना, करंट नहीं। तो वोल्टेज जो करंट है वो क्या करे, बहुत ही कम ड्रॉ करे, मस्ट ड्रॉ स्मॉल करंट या नेग्लिजिबल जीरो, करंट की वैल्यू क्या हो, जीरो ड्रॉ करे वो, ठीक है। तो मस्ट ड्रॉ स्मॉल करंट सो एज टू, क्यों करे, सो एज टू गिव करेक्ट वोल्टेज मेजरमेंट। क्या कर सके, करेक्ट वोल्टेज मेजरमेंट के प्रेडिक्शन कर सके। इसीलिए क्या करना है, उसके अंदर क्या यूज करना है, क्या यूज किया हमने, एक क्या यूज किया बेटा, हाई रेजिस्टेंस।
और ये हाई रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड था, सीरीज में था पैरेलल में था, सीरीज में क्यों किया पता है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। समझ में आया क्या, बस कहानी खत्म हो गई है यहाँ तक कि अब देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे कहानी क्या है, देखो इधर। तो ये हो गया जी, जी के साथ हमने क्या लगाना है, एक हाई रेजिस्टेंस। वो हाई रेजिस्टेंस किस में लगाना चाहिए, सीरीज में ही। ये जो पूरा का पूरा सेटअप बनता है, देखो इधर बोर्ड पे, ये जो पूरा का पूरा सेटअप बनता है, ये जो पूरा का पूरा सेटअप बनता है, इस पूरे सेटअप का ही नाम क्या है, वोल्ट। इसी का नाम क्या है बेटा, वोल्ट। यहाँ तक की बात क्लियर है, इसी का नाम क्या है बेटा, वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक की बात में, बस यहाँ भी सारी चीज़ें वही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो वोल्टेज थ्रू गैल्वेनोमीटर बताना, थ्रू वोल्ट मीटर कितना होगा एवरीवन। तो V इक्वल टू, आप बोलोगे सर दोनों सीरीज में है, इसके थ्रू जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, IG, यही जाएगा ना, गैल्वेनोमीटर है ना भाई, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जाएगा छोटू सा वो कौन जाएगा आपका, IG तो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG, ओम्स लॉ लगा दो ना, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG इंटू में R क्या होगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर R प्लस में G, ये R तो पता है ना, R इज द सीरीज हाई रेजिस्टेंस। नहीं आया समझ में, क्लियर है। जी का मतलब पता ही है तुम लोगों को, और IG का तो पता ही है क्या होता है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। सारी चीज़ निकल गई। अगर आपको रेंज ऑफ वोल्ट मीटर निकालना है, कितना वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता है, डायरेक्ट आपके पास आ गया IG R प्लस में G। दूसरा चीज़ निकालना है हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, क्या निकालना है, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मतलब समझ रहे हो ना, कैपिटल R, तो उसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन में IG, नीचे कर दिया, G को इधर भेज दो, इक्वल टू क्या आ गया R। कोई दिक्कत यहाँ तक की बातों में। तीसरा निकालेगा, निको पूछेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, क्या होगा बताना, क्या होगा, R इफेक्टिव नाम दे देता हूँ, क्या होगा, तो आप बोलोगे सर R प्लस G। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट, वोल्ट मीटर कैसा होना चाहिए, करंट बहुत कम ड्रॉ करे। क्यों करे, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर सके। तो हम एक आइडियल वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, तो एक आइडियल वोल्ट मीटर की एक कंडीशन है क्या, इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए आपके पास, हाई। रेजिस्टेंस कैसे कर दो, इनफाइनाइट कर दो। ठीक है, बस ये रटने वाली चीज़ें थी, और यहाँ होता है आपका ये चैप्टर फिनिश, यहीं तक है जा।